नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, सबसे पहले हमें जानना, हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, वन एवं वन्य जीव संसाधन। बच्चे, वन का मतलब अपनी भाषा में सोचिए तो जंगल, और वन्य जीव का मतलब है जंगल में रहने वाले जीव जानवर, जो भी संसाधन। क्लियर है? तो बच्चे, पहले एक बात याद रखिएगा कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं, क्या इस ग्रह पर सिर्फ मानव का ही निवास है या और भी लोग हैं? बच्चे, अगर हम ध्यान से सोचें तो इस ग्रह पर हम तो दिखते ही हैं, और तरह तरह के जीव जंतु भी तो दिखते हैं। तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी दिख रहे हैं, चिड़ियां दिख रही है, पेड़ों के जानवर दिख रहे हैं, यहाँ तक कि मछलियां वगैरह दिख रही हैं पानी में। क्लियर है? तो याद रखिएगा, और तरह तरह के पेड़ पौधे और वनस्पति वो भी तो सजीव हैं, जीवित है। तो बच्चे याद रखिएगा कि हम जिस ग्रह पे रहते हैं वो जो ग्रह है करोड़ों जीवधारियों का ग्रह है, और सभी एक साथ रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इस ग्रह पर करोड़ों जीवधारी का मतलब है बच्चे जीव जंतु। जीवधारी एक साथ रहते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मैं जिस ग्रह पे रहता हूं या हम जिस ग्रह पे रहते हैं, इस ग्रह पे सिर्फ हम ही नहीं, करोड़ों जीवधारी एक साथ रहते हैं। इसका मतलब है क्या बच्चे कि ये पूरा का पूरा क्या है? ये ग्रह, ये जो ग्रह है पूरा आवासीय स्थल है। आवासीय स्थल का मतलब है रहने की जगह। जरा सोचिए बच्चे, अगर करोड़ों जीवधारी रहेंगे, तरह तरह के जीव रहेंगे, तो क्या ये आवासीय स्थल नहीं बन जाएगा? और याद रखिएगा बच्चे कि तरह तरह के जीव में दो ही तो चीज होती है, एक होता है बच्चे जंतु जीवन। तो सोचिए, तरह तरह के जंतु जीवन है, और दूसरा क्या होता है बच्चे? वनस्पति जीवन। तो हमने देखा कि इस ग्रह पर तरह तरह के जंतु जीवन है और तरह तरह की वनस्पति जीवन है। तो इन दोनों को मिलाकर के ही कहा जाता है जैव विविधता। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्रह है वो जैव विविधता में भी क्या है? संपन्न है। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि इस ग्रह पे करोड़ों जीवधारी एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारा जो पूरा का पूरा ग्रह है यह एक आवासीय स्थल है। इसमें तरह तरह के जंतु भी हैं और तरह तरह के वनस्पति भी हैं, और इन सब को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चे? जैव विविधता। तो याद रखिएगा कि हमारा जो ग्रह है वो जैव विविधता से भरा हुआ है, जैव विविधता में क्या है? संपन्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हम मानव एवं जीवधारी, यानी दूसरे जितने भी जीवधारी हैं, याद रखिएगा बच्चे कि मानव एवं जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, सभी मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आई बात, पूरी बात समझ में बच्चे? मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी पर मानव और जितने भी जीवधारी हैं सभी एक साथ मिल जाएंगे तो एक किसका निर्माण करेंगे? एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे। और याद रखिए, सभी जीव इस पारिस्थितिक तंत्र पर क्या है? निर्भर हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सभी जीव, कोई भी हो, चाहे मानव हो या कोई भी जीवधारी हो, सभी जीव इसी पारिस्थितिक तंत्र पे क्या है बच्चे? निर्भर हैं। किस चीज के लिए? अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने रहने के लिए। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि हम जो है अपने पारिस्थितिक तंत्र पर क्या है? निर्भर है, जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और हमारा नहीं बच्चे, एक छोटा सा कीड़ा हो, कीटाणु हो, बड़ा हाथी हो, पेड़ पौधे हो, हम हो, मछली हो, कोई भी हो बच्चे, सभी लोग जो है इस पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर है। किस चीज के लिए? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो चलिए बच्चे, यहीं से हम अपने चैप्टर को घुमाते हैं अपने हेडिंग की ओर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो क्या ये कहा जाए कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में वन भी है? निश्चित बच्चे, वन भी है। और याद रखिएगा बच्चे, पेड़ पौधों को भी सजीव कहते हैं। तो आपको सभी लोग याद रखना है कि वन जो है इस पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।
तो हमने देखा बच्चे कि इस पारिस्थितिक तंत्र में वर्णों की भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और याद रखिएगा कि वन पर हम भी क्या है, निर्भर हैं। और वनों को सभी बच्चे याद रखिएगा, इस पारिस्थितिक तंत्र में वन को क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। याद रखना है आप सभी बच्चों को कि मानव एवं सभी जीवधारी मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं बच्चे, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसी पारिस्थितिक तंत्र पर क्या है, सभी जीव निर्भर हैं। और याद रखिएगा जैसे हमारा हेडिंग है वन, तो ये जो वन है ये खुद इस पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वनों को ही इस पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो बच्चे हमें समझना है कि प्राथमिक उत्पादक क्या है। तो बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या वो अपना भोजन किसी से मांगते हैं या खुद तैयार करते हैं। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा कि पौधे जो हैं सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बस इसी बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वही क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं। और बाकी के सभी जीव इसी प्राथमिक उत्पादक पे क्या है बच्चे, निर्भर हैं। अगर हम हरी सब्जियां खाते हैं तो क्या हम वनस्पतियों से नहीं लेते। तो याद रखिएगा कि बाकी के सभी जीव इस प्राथमिक उत्पादक पर ही क्या है बच्चे, निर्भर हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बेटे सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं और मेरी बात सुनते रहिए, सारी चीजें क्लास में याद होती चली जाएंगी। क्लियर है, मैं मिटाऊं इसे, ठीक। ना अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि अभी मैंने पेड़ वनों को क्या कहा बच्चे, तो मैंने वनों को क्या कहा था, ये प्राथमिक उत्पादक है। यहां देखिए बच्चे, अभी जस्ट मैंने आपको यही कहा था कि वन क्या है, प्राथमिक उत्पादक है। तो हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र में वन क्या है, प्राथमिक उत्पादक है। और सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये प्राथमिक उत्पादक हैं और दूसरे जीव जो हैं इन्हीं पर निर्भर हैं। तो हमने ये देखा कि इसी प्राथमिक उत्पादक पर बाकी के जितने भी जीव हैं दूसरे जीव क्या हैं, निर्भर हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि प्राथमिक उत्पादक वो हैं जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं। याद रखिएगा, जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें अपनी आवश्यकता के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया बच्चे, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो सीख लिए। अब जरा हम भारत में आते हैं और सीखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। याद रखिए बच्चे, हमारा अगला हेडिंग है भारत में वनस्पति जात। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जात और प्राणी जात यानी जंगल और उसमें रहने वाले जीव। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सही बच्चे क्लियर कीजिएगा, हमारा अगला पॉइंट क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो चलिए सीखते हैं भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। बच्चे याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भारत खुद एक विशाल देश है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका एरिया है। तो बच्चे जरा केयर कीजिए, कहते हैं कि विश्व के सभी क्षेत्र में वन और वन्य जीव मिलते हैं, वनस्पति और प्राणी मिलते ही रहते हैं। पर आपने केयर किया होगा कि कभी कभी कुछ प्राणी और पौधे एक ही क्षेत्र में विशेष रूप से मिलते हैं। यह भी तो देखा गया है बच्चे। तो हमने देखा कि कभी कभी एक ही प्राणी और एक ही पौधे एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जरा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बच्चे हमने ये केयर किया है कि कुछ प्राणी और कुछ पौधे क्या हैं, एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि कुछ पौधे एवं कुछ प्राणी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस बात को आप सही बच्चे याद रखिएगा कि हम ऐसे देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ प्राणी और कुछ पौधे जो हैं वो क्या है बच्चे, वो एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर समझ में आया बच्चे, क्या है, वो एक ही क्षेत्र में
पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। तो हमने देखा कि कुछ पौधे और कुछ प्राणी क्या है बच्चे, एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत भी क्या है, जैव विविधता में संपन्न है। इस बात को सभी बच्चों को याद रखना है कि भारत भी क्या है बच्चे, जैव विविधता में संपन्न है। भारत भी जैव विविधता में संपन्न है। तो हमने देखा कि अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में भी अलग अलग पौधे और अलग अलग प्राणी हैं, यानी भारत भी क्या है, जैव विविधता में धनी है। और याद रखिएगा कि विश्व की सारी उपजातियों का लगभग 8% कहां पर है बच्चे, भारत में। इस बात को याद रखना है कि विश्व की सभी उपजातियों का, विश्व की, याद रखिएगा बच्चे, विश्व में जितनी भी उपजातियां हैं सारी उपजातियों का 8%, विश्व की सारी उपजातियों का 8% भारत में है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कि ये कम नहीं है। तो हमने देखा कि विश्व की जितनी भी उपजातियां हैं सबका कितना बच्चे, 8% भारत में है। और अगर आप इसको संख्या में लेंगे बच्चे तो याद रखिएगा 16 लाख, संख्या में कितनी है बच्चे, 16 लाख। तो हमने देखा कि भारत में विश्व की सभी उपजातियों को मिला दिया जाए तो उसका 8% अकेले कहाँ है बच्चे, भारत में है। और अगर आप इसे संख्या में देखते हैं तो संख्या में कितनी है ये, 16 लाख। तो 16 लाख जातियां कम नहीं होती। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि पर्यावरण के प्रति हमारे देश में असंवेदना है। असंवेदना का मतलब है बच्चे हम ध्यान नहीं देते। तो पर्यावरण के प्रति जो असंवेदना के कारण इन पर भारी दबाव पड़ा है। याद रखिएगा कि पर्यावरण के प्रति असंवेदना के कारण, पर्यावरण के प्रति असंवेदना के कारण इन पर भारी दबाव पड़ा है। तो हमने देखा कि पर्यावरण के प्रति हमारी क्या थी बच्चे, असंवेदना थी। हमने पर्यावरण पे सही तरीके से ध्यान नहीं दिया था। तो पर्यावरण के प्रति आपकी जो असंवेदना है उसके कारण बच्चे ये जितनी जैव विविधता है भारत में है सब पर क्या पड़ा है, भारी दबाव पड़ा। और याद रखिएगा कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% जो जानवर हैं वो लुप्त होने का खतरा है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 10% वनस्पति जात, 10% जो है हमारे देश में बच्चे ये जो वनस्पति जात हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो 10% वनस्पति जात और 20% प्राणी जात, कितना बच्चे, 10% वनस्पति जात और 20% जो प्राणी जात है वो खतरा है। किस लिए, लुप्त होने पर आ रहे हैं, मतलब खत्म होने पर आ रहे हैं। तो हमें इस बात को भी समझना है बच्चे कि पूरे भारत में जितनी जातियां उसमें 10% वनस्पति जात और 20% प्राणी जात जो है स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, यानी हटने का खतरा है। और याद रखिए बच्चे, कोई बता भी नहीं सकता कि कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। याद रखिए हम अपने दैनिक जीवन में इसका केयर भी नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं जानवरों की केयर करते हैं जो बच्चे हमें नजर आ रहे हैं या हमने जिनके बारे में सुन रखा है। लेकिन ऐसी बहुत सी वनस्पतियां और प्राणी जात है बच्चे जो लुप्त भी हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हम पर भी है, क्योंकि हमने पर्यावरण के प्रति बहुत ही क्या किया है बच्चे, असंवेदना किया है। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने कुछ काम किया है इन वनस्पतियों को लेके। तो थोड़ा हम इन संस्था के काम को जानेंगे बच्चे। पहले ये बात सबको समझ में आ गई है? मैं मिटा दूं इसे, ठीक ना? तो चलो हम अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चे। याद रखेंगे मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करूंगा और देखूंगा क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इनके लिए क्या कहा है। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक। केयर करेंगे बच्चे, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय
प्राकृतिक संरक्षण एवं, याद रखिएगा बच्चे ये सारे संस्थान हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। बच्चे ये दो संस्थाएं हैं, तो आपको केयर करना है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा के अनुसार इन्हें किस में विभाजित किया गया है? श्रेणियों में। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे किस में विभाजित किया है? श्रेणियों में विभाजित किया है। तो जरा देखें कि ये जो हमारी वनस्पति जात और जो प्राणी जात है उनको जो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है? पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो याद रखिएगा कि पहले जो श्रेणी उन्होंने बताई है वो क्या बताई है? वो बताई है सामान्य जाति। क्या बताइए बच्चे? सामान्य जाति। तो चलिए पहले समझते हैं कि सामान्य जाति क्या है। याद रखिएगा सामान्य जाति का मतलब है कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी सामान्य जाति उसे कहा गया है कि जिनकी इतनी संख्या है कि वो जीवित रहने के लिए क्या है? सामान्य है। उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हाँ जी ये बहुत बड़ी संख्या में है, इन्हें कोई परेशानी नहीं। तो याद रखिएगा बच्चे कि सामान्य जाति में हम वैसे पशु और प्राणियों को हमने रखा है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या है? सामान्य है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो सामान्य जैसे अगर बच्चे मैं आप अगर इसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे पशु देखते हैं, हम जो पशु रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतने हैं सामान्य है कि वो जीवित रहेंगे। तो पशु है। फिर साल का पेड़ है बच्चे, देखिए हर जगह आपको साल का पेड़ भी दिख जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर पहाड़ों पर आप जाएंगे तो आपको चीड़ का पेड़ दिखेगा, बाकी एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कि सामान्य जाति का मतलब हो गया कि जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या है? सामान्य है। जैसे पशु हो गए, साल हो गया, पेड़ है, चीड़ का पेड़ है। क्लियर हो गया? ओके एवरीवन। नाउ अगले पर चलते हैं, संकटग्रस्त जातियां। अगला उन्होंने श्रेणी क्या बताया है बच्चे? संकटग्रस्त जातियां। तो चलिए अब सीखते हैं कि संकटग्रस्त जातियों से वो क्या कहना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिनके लुप्त होने का खतरा है। समझ में आया? तो संकटग्रस्त जातियों में कहा गया है कि जिनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब जो है पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वह लुप्त हो जाएंगे। तो जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चे? खतरा है। तो याद रखिएगा कि संकटग्रस्त जातियों में उन्हें शामिल किया गया है जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चे? खतरा है। जैसे काला हिरण, आपने सुना होगा बच्चे, ये लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे काला हिरण, याद रखिएगा काले हिरण के शिकार भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि संकटग्रस्त जातियां हैं और लुप्त होने का क्या है? खतरा, इसलिए इन्हें बचाना है। ठीक है, काला हिरण हो गया बच्चे। मगरमच्छ, याद रखिए मगरमच्छ भी कम होते जा रहे हैं। मगरमच्छ हो गया। ठीक है, फिर गैंडा हो गया बेटा, गैंडा भी कम हो रहे हैं। और फिर वो जंगली गधे, जंगली गधा, गुजरात में है बच्चे जंगली गधे। तो याद रखिएगा कि संकटग्रस्त जातियां वैसी जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, गैंडा हुआ और जंगली गधा हुआ। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ना अब जरा देखते हैं तीसरा श्रेणी उन्होंने क्या बताया। तीसरा श्रेणी उन्होंने कहा सुभेद्य जातियां। क्या? सुभेद्य जातियां। जरा इसे भी सीखते हैं। सुमेध्य जातियां। तो बच्चे जरा अब ये सीखिए कि सुमेध्य जातियां क्या है। याद रखिएगा सुमेध्य जातियां से उन्होंने ये कहा है कि इनकी संख्या घट रही है और कहीं ये संकटग्रस्त में न चले जाएं। क्या कहा है? कि इनकी संख्या घट रही है,
जिनकी संख्या घट रही है, संख्या घट रही है। तो हमने ये देखा बच्चे कि अगर आपसे पूछा जाए सामान्य जाति, तो जिनकी संख्या क्या है जीवित रहने के लिए सामान्य है। और अगर संकटग्रस्त जाति आपसे पूछी जाएगी बच्चे, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जिनके लुप्त होने का खतरा है। और अगर सुमेध्य जाति की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि जिनकी संख्या घट रही है और घटते घटते कहीं ये संकटग्रस्त जातियों में न आ जाए, इसे भी केयर करना है। क्लियर है बच्चे? ना, यहां तक सीख लिए। फिर अगला है बच्चे स्थानिक जातियां। क्या नाम है? स्थानिक जातियां। जरा सीखते हैं स्थानिक जातियां क्या है। पहले मैं इसे मिटा दूं, आप सीख चुके हैं, ठीक। स्थानिक जातियां, तो जरा समझे बच्चे कि अब स्थानिक जातियां क्या है। तो याद रखिएगा बच्चे, स्थानिक जातियां का मतलब है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां, यानी ये हर जगह नहीं मिलती। क्लियर है? तो स्थानिक जातियों का मतलब है बच्चे विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली। क्लियर है? तो हमने ये भी सीखा कि अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय जातियां क्या हैं, तो हम कहेंगे ये ऐसी जातियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे बच्चे अंडमानी टील, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है बच्चे, तो मैं उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। वहां पर एक टील नामक प्राणी पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे? अंडमानी टील। उसी तरह बच्चे निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर जो सिर्फ वहीं पर पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि ये विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा लुप्त जातियां। अगला क्या कहा गया बच्चे? लुप्त जातियां। अब जरा समझते हैं कि लुप्त जातियां क्या है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि लुप्त जातियों का मतलब है कि इनके आवासों में खोजने पर ये अनुपस्थित पाए गए। मतलब लुप्त जाति का मतलब है कि ये जहां पे रह रहे थे, जब हमने जाकर वहां पर खोजा तो ये वहां पर नहीं मिले। इसका मतलब ये गायब हो गए, अनुपस्थित हो गए। इसका मतलब है कि आवास स्थल पर नहीं मिले, आवास स्थल पर अनुपस्थित मिले। आवास स्थल पर क्या हुआ बच्चे? ये अनुपस्थित मिले। यानी कि जब इनके आवास स्थल पर जाकर इन्हें देखा जाने लगा तो हमने क्या देखा बच्चे? कि ये वहां पर है ही नहीं और ये वहां पर क्या है? अनुपस्थित है। तो जब अनुपस्थित था तो हमने इसी का क्या नाम दे दिया कि ये लुप्त जातियां हैं जो अब गायब हो चुके हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख। याद रखिएगा बच्चे, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बतख। तो ये सब क्या है बच्चे? लुप्त जातियां हैं कि जब आपने इसके आवास पे इन्हें खोजने की कोशिश की तो ये वहां पर नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं बच्चे याद रखिएगा कि हमने वन एवं वन्य जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाया। याद रखिएगा कि इन सब का कंक्लूजन यही निकलता है बच्चे कि हमने वन एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। याद रखिएगा बच्चे कि हमने वन एवं वन्य जीवों को क्या किया है? नुकसान पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं यह मानव सभ्यता की खूबी है कि मानव सभ्यता ने इसे क्या किया है? वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। तो बच्चे हमने का सेंस किसे है? मानव का। क्योंकि याद रखिएगा हम प्रकृति पर निर्भर हैं, पर प्रकृति के शोषण से हम पीछे नहीं हटते। बच्चे याद रखिएगा उपनिवेशिक काल में, उपनिवेशिक काल मैंने आपको समझाया बच्चे कि जब हम गुलाम थे ब्रिटेन के, उसे उपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो उपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि रेलों का विस्तार हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, व्यवसाय का विस्तार हुआ, वाणिज्य का विस्तार हुआ, खान भी खोदे जाने लगे। तो जब ये खोदे जाने लगे तो क्या प्रकृति का विनाश नहीं हुआ? वो भी तो हुआ। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद
ये देखा गया कि वन संसाधन क्या हुआ, सिकुड़ने लगा। याद रखिएगा बच्चे कि जब ब्रिटिश पीरियड थी, जब हम उपनिवेशिक काल में थे, तो अंग्रेजों ने रेल लाइन का विकास किया, उससे भी तो जंगल काटे गए। कृषि का डेवलप विकास किया, उससे भी पेड़ पौधे काटे गए, खान खोदे गए, तरह तरह के क्रियाकलाप किए गए, जिससे वन और वन्य जीवों को बहुत ही नुकसान पहुंचा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने ये भी किया कि वन संसाधन सिकुड़ने लगे। वन संसाधन इसलिए सिकुड़ने लगे बच्चे क्योंकि हमने कृषि का क्या किया, फैलाव किया। अच्छा, अब कृषि भूमि फैलने लगी तो वन संसाधन भी क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे। और याद रखिएगा कि अधिकतम जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो वनों में ही तो हैं, तो वो भी तो वन पर निर्भर है। जैसे भारत में अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाएं, उत्तर पूर्व भारत में चले जाएं बच्चे, या मध्य भारत में चले जाएं, तो यहाँ के किसान जो हैं, यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं वो इसी जंगल पर निर्भर हैं और वो स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं बच्चे, स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। तो ये जो स्थानांतरणशील कृषि है इसे हम काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? पहले आपने बोर्ड पे जो लिखा है अच्छे से समझ गए हैं, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक ना। तो बच्चे याद रखिएगा इस बात को कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के, मैं खास रूप से आपको उस पर फोकस कर रहा हूं, तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत के जनजाति वनों में स्थानांतरणशील कृषि या काटो एवं जलाओ कृषि करते हैं। काटो एवं जलाओ कृषि करते हैं। तो बच्चे काटो और जलाओ का मतलब होता है कि जंगल के एक क्षेत्र को देखकर वो काट देते हैं और काटने के बाद उस जब पेड़ों के जो बचे अंश होते हैं उसमें क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं और उसके राख को मिट्टी में मिलाकर खेती करते हैं। और जब बच्चे याद रखिए वहाँ से खेत की उपज नहीं होती, फिर दूसरी जगह जाकर यही काम कर लेते हैं। तो इससे भी क्या हुआ है कि वनों में बहुत ह्रास हुआ है। साथ ही याद रखिएगा बच्चे कि बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं ने भी वनों को क्या कहा है, नुकसान पहुंचा है। इस बात को याद रखिएगा कि बड़ी विकास परियोजनाएं इन्होंने भी क्या किया है बच्चे, वनों को नुकसान पहुंचाया है, वनों को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अगर बड़े बड़े आप बिना परियोजनाएं बनाएंगे तो जंगल भी तो काटेंगे। तो हमने देखा कि बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी क्या किया है, वनों को नुकसान पहुंचाया है। और बच्चे याद रखिएगा कि बड़ी विकास परियोजना में खासकर कौन सी विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजना। क्या बच्चे, नदी घाटी परियोजना। और जब हम नदी घाटी परियोजना बनाते हैं तो वनों को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं काट कर। तो याद रखिएगा कि इस बड़ी बड़ी परियोजना में जो नदी घाटी परियोजना थी उसमें वनों को क्या किया गया, साफ किया गया। और याद रखिएगा बच्चे कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा सरोवर परियोजना उसमें 4 लाख हेक्टेयर जमीन जल मग्न हो गई। तो ये भी कम नहीं होती। इस बात को याद रखना है बच्चे कि नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना कहां पर ये परियोजना बच्चे, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा 4 लाख हेक्टेयर जमीन जलमग्न, मग्न का मतलब बच्चे डूब गई, जल मग्न हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों के क्षेत्र को क्या किया है, कम किया है। तो बच्चे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप ने वन और वन्य जीवों को बहुत ही क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।